25 कल हमने देखा था, कल के लेक्चर में मानव का श्वसन तंत्र से संबंधित हमने एक जो पार्ट देख लिया था जिसमें परिभाषा, स्टेप्स, इनके बारे में डिस्कशन कर ली थी। आज जो है उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कहां से श्वसन जो है, सांस जो है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उसके बारे में देखेंगे। साथ में हम जानेंगे इसकी बीमारियों के बारे में कि सांस से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे निमोनिया हो गई, अस्थमा हो गई। हम इनके बारे में भी डिटेल में जान लेंगे कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं, कहां पे कौन सी डिसीज होती है, वो किसकी वजह से पाई जाती है। तो बिना लेट किए फटाफट कर देते हैं, देखते हैं। देखो, बायोलॉजी का जो नियम कहता है कि जो भी चीजें पढ़ना है उसे डायग्राम से पढ़ो, इसीलिए हमने जो है 2 डायग्राम बनाया और आज उसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है, आराम से चलेंगे, ठीक है। देखो, पहले अपन बात कर लेते हैं पार्ट के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं भाग लेते हैं। तो पहला जो श्वसन तंत्र है में भाग लेने वाला भाग है नोज। ये रहा नोज। नोज के पहले वाले डायग्राम में आते हैं कि नोज रहा। नोज से जो सांस होती है, जब ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है तो पहले जाते हैं फेरिंग्स में, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है इस बात को। उसके बाद में लेरिंग्स, जिसे कंठ कहा जाता है, कंठ में गया, वॉइस बॉक्स। उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ट्रेकिया श्वसन नली से होते हुए फेफड़ों में जाता है। तो 5 भाग हो गए। पहला नोज, दूसरा ग्रसनी या फेरिंग्स जिसे कहा जाता है, तीसरा कंठ या लेरिंग्स जिसे कहते हैं, चौथा श्वसन नली या ट्रेकिया जिसे कहा जाता है, और लास्ट में जो भाग आता है वो है फेफड़ा। फेफड़े को 5वां भाग माना जाता है। और भी 2-3 पार्ट्स हैं, जैसे डायाफ्राम हो गया, लेकिन ये जो है इनके सहायक भाग होते हैं, ठीक। तो पहले भाग से हम स्टार्ट करते हैं इनके डिटेल के बारे में। पहला जो है नाक हो गया। तो नोज को हम देख लेते हैं पहले भाग में कि नोज भाई क्या काम कर रहा है। तो नाक का एक बड़ा सा डायग्राम अपन बना ले, जनरेट कर लिए कि ये किसी की नाक हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ये देख लेते हैं कि भाई ये नाक हो गई। इसमें जो होता है ये श्वसन तंत्र का सबसे पहला या प्रथम अंग माना जाने वाला है। एग्जाम में अगर आता है तो प्रथम अंग जो होता है नोजल ही कहलाता है, नाक ही कहलाती है, ठीक। इसमें 2 छिद्र अंडाकार होते हैं। देखिए, जैसे ये हुआ अंडाकार छिद्र, जिसे क्या कहा जाता है, नेजल कहा जाता है, नेजल चैम्बर जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक। नाक का या नाक छिद्र चैम्बर जिसे या नोस्ट्रिल भी कहा जाता है। अपन इसको नोस्ट्रिल नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड नोस्ट्रिल या और नेजल चैम्बर कहते हैं, ठीक। अब ये जो दोनों नाक के जो छिद्र हैं एक पट्टी से जो है तो बटे होते हैं। इस पट्टी को जो बोला जाता है, ये नीचे नाक की पट्टी जो बोली जाती है, इस पट्टी को बोला जाता है नेजल चैम्बर, या जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो पट्टी है सेप्टम, अपना क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, कोई भी पट्ट होता है उसे सेप्टम कहा जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं नेजल सेप्टम, ठीक है। नेजल सेप्टम, नेजल चैम्बर 2 अंडाकार भाग हो गया। उसके बाद नेजल को, दोनों चैम्बर को बांटने वाला जो पट्ट है उसे नेजल सेप्टम कह दिए। अब उसके बाद इसके अंदर रोम भी युक्त होते हैं बाल, जो धूल डस्ट को अंदर जाने से रोकती है। एक और यहाँ पे एग्जाम पे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि नाक में एक झिल्ली पाई जाती है या मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है। तो उस मेम्ब्रेन का जो नाम है श्लेष्मा झिल्ली है, जो अंदर पाई जाती है, जो धूल को बाहर से, जो धूल डस्ट जो है ऑक्सीजन के साथ जो मिल करके जाती है, धूल डस्ट, उसको रोकने का काम करता है, उसे बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है जहां से धूल डस्ट जो है अंदर नहीं जा पाते। धूल डस्ट को रोकने के लिए बाल और श्लेष्मा झिल्ली दोनों का योगदान होता है। नाक से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बस हो गया। इसमें जो इसका एक पीछे का जो रीजन बनता है, तो इसे पीछे वाले रीजन को एपिथेलियम कहा जाता है, ये वाले रीजन को। तो अपन इसको नाम दे दिए एपिथेलियम, ठीक है। पीछे वाले रीजन को एपिथेलियम कहा जाता है। बस पहला भाग कंप्लीट हो गया।
ये नाक में 2 चैम्बर हो गए, एक सेप्ट से बटा हुआ है, उसमें एक झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, इसको नेजल सेप्टम कहते हैं, पीछे वाले भाग को एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक, अगले भाग में बढ़े। अगला जो भाग है वो है ग्रसनी या फेरिंग्स कहा जाता है, इसको मिटा दूं। चलो अगले भाग की तरफ हम देख लेते हैं। अगला जो भाग है फेरिंग्स, इसे भी हम इसी तरीके से डायग्राम में देख लेते हैं। देखो ये नाक हुआ, नाक के बाद में जो आने वाला जो ये बॉक्स इस तरीके से ये संरचना हुई, ये लेरिंग्स हो गई, सॉरी फेरिंग्स हो गई। ये हुआ ग्रसनी का फेरिंग्स, सॉरी यहां भी हो गया ये फेरिंग्स जहां पे खुलता है, फेरिंग्स। ठीक, अब फेरिंग्स के बारे में अपन डिटेल जान लेते हैं, जिसे ग्रसनी कहा जाता है। पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि नाक जहां पे नोजल चैम्बर एपिथेलियम खुलता है, वो पीछे वाला भाग नाक का जो है फेरिंग्स कहलाता है या ग्रसनी कहलाती है। ठीक, फेरिंग्स ही इकलौता अंग है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में काम आता है। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसमें? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में काम आने वाला फेरिंग्स ही इकलौता भाग है रिस्पायरेशन सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो नेजल चेंबर है, नेजल चेंबर में जो आने वाली जो ऑक्सीजन है O2 नेजल चेंबर से होते हुए सबसे पहले कहां पहुंचती है? वो है फेरिंग्स में। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो नेजल है या नोज है और कंठ या लेरिंग्स, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो उसे कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। ऐसे करके भी एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना किसके बाद कौन सा भाग आता है, ताकि एग्जाम में आए तो दोनों चीजें अपन क्लियर कर सकें। ठीक है, आगे के भाग में आए। आगे वाला जो भाग है तीसरा, उसे कहते हैं कंठ। तो ये हुआ हमारा कंठ वाला भाग। कंठ या इंग्लिश में जो बोला जाता है उसे लेरिंग्स कहते हैं, या हिंदी में और भी अगर बोले तो स्वर यंत्र भी कह देते हैं, जिसे वॉइस बॉक्स भी कह देते हैं। अब इसके बारे में अपन अगर बात करें तो ये जो है श्वसन नली, ये जो उसके बाद में देखो ये श्वसन नली हो गई, ट्रेकिया हमने बताया था कि ये लंबी सी ट्रेकिया हो गई। अब इसमें और ये फेरिंग्स, इन दोनों को जोड़ने वाला जो बीच का भाग होता है उसे लेरिंग्स कहते हैं। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन में देखा है कि लेरिंग्स जो होता है किन दो पार्ट्स के बीच में पाया जाता है, तो किसके बीच में? फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में पाया जाने वाला भाग लेरिंग्स है, जहां ऑक्सीजन फेरिंग्स के बाद में कहां? कंठ में या लेरिंग्स में आता है। ये दूसरा भाग हो गया। क्लियर? यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि लेरिंग्स, जिसको हम लोग कंठ या स्वर यंत्र कहते हैं, ये 9 कार्टिलेज टुकड़ों का ये जो बना हुआ है, थोड़ा सा कलर कोडिंग भी कर दें ताकि आपको सहूलियत भी चली जाए। ये रहा अपना लेरिंग्स का वाला भाग। ठीक, ये जो होती है ये बोन्स की नहीं बनी होती है, हड्डियों की नहीं बनी होती है, ये बनी होती है कार्टिलेज की। किसकी? कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज एक तरीके की सॉफ्ट हड्डी होती है। ये जो बनी होती है इसमें 9 हड्डियां होती हैं, सॉरी 9 कार्टिलेज होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो देख लेना कि जो लेरिंग्स है कार्टिलेज की बनी होती है। इन कार्टिलेज की जो संख्या होती है वो 9 होती है। इसे वोकल कार्ड भी कहा जाता है और कई बार इसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये जो है बाद में इसको हम, इसका जो उभरा हुआ भाग है जहां से ये कंठ निकला हुआ होता है, इसको बोला जाता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस, अगर ये शब्द अगर आ रहा है तो इसका संबंध लेरिंग्स या कंठ से होता है। कंठ का जो उभरा भाग है उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक, यहां से ये क्लियर हो गया। एपिग्लॉटिस के बाद में अपन बात कर लेते हैं कि भाई जो फेफड़ा है, फेफड़ों से जब वायु जब ऊपर की ओर आती है, बाहर की ओर, तो कार्टिलेज में जो ये फाइबर जो होते हैं, इस फाइबर में कंपन होते हैं। वो वायु या एयर जो होती है कंपन करती है। कंपन करने से जो हमारी वॉइस है, जिसे बोला जाता है वोकल कार्ड, उसमें से वॉइस बाहर निकलती है। ये भी एक फैक्ट बन जाता है एग्जाम के लिए। दूसरा एग्जाम के लिए ये भी फैक्ट बन जाता है इसी से कि जो पिच होती है
सभी में अलग अलग होती है कि महिलाओं की जो पिच है और बच्चों की वो काफी पतली होती है, और जो पुरुषों की होती है वो पिच जो होती है मतलब भारी होती है। क्यों? एपिग्लोटिस में जो फाइबर होते हैं उनकी वजह से, और जो कंपन होता है ट्रैकिया में उसकी वजह से होता है। आगे का जो मैं बात कर रहा था, किसको? टेटुआ एक शब्द होता है जो गांव में कहते हैं ना कि तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, तो जो टेटुआ शब्द है उसके बारे में बात कर ले कि आखिर ये टेटुआ है क्या। तो टेटुआ जो है, गर्दन जो हमारी होती है उसका जो सामने वाला उभरा जो भाग होता है उसे टेटुआ कहा जाता है। ठीक, अब टेटुआ जो उभरा वाला जो भाग है इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडम एप्पल। इसको टेटुआ को कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक, तो हिंदी है इंग्लिश है, कहाँ का उभरा भाग है? एपिग्लोटिस का, गर्दन का सामने वाला भाग, उभरा हुआ भाग टेटुआ कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया हमारा लेरिंग्स का कहां से कहां तक था। अब आगे यहां से अपन बढ़े, श्वसन नली की बात कर ले, ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं। ट्रैकिया के बारे में, कि ट्रैकिया की यहां से खास करके पूछी जाती है एग्जामों में लंबाई के बारे में, कि ट्रैकिया की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है और ये क्यों आपस में सिकुड़ते नहीं हैं। तो ट्रैकिया, लैरिंग्स, इसमें इस डायग्राम में आ जाते हैं कि लैरिंग्स के आगे का जो भाग होता है, ये लंबा जो भाग दिख रहा है, इसको बोला जाता है ट्रैकिया या श्वसन नली, जो चौथा भाग होता है श्वसन तंत्र का। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई की अपन बात कर ले, तो इसकी जो लंबाई है ये होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इर्द गिर्द के पूछे जाते हैं। इसकी जो मोटाई है ये कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई होती है। दूसरा इसमें सबसे अच्छा जो बात है, ये तो हो गया जो सॉफ्ट जो कार्टिलेज से ये बना होता है, ये जो रिंग पाई जाती है इसमें ये पूरी नहीं होती है, रिंग आधी होगी, पीछे की तरफ रिंग नहीं होती है। इसमें और भी एक जो फैक्ट निकल के आता है इसमें, कि इसमें एक क्या बोल सकते हैं, कार्टिलेज जो पाई जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट हड्डी तो नहीं है, मैंने पहले ही बताया हड्डी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या होता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज में भी एक शब्द होता है कार्टिलेज का टाइप, हाइलिन। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है, हाइलिन इसको कहा जाता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। अपन एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको भी धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हैं, वरना ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इर्द गिर्द के क्वेश्चन इतने आते हैं, तो उनको भी देख ले। हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए ये आपस में सिकुड़ते कर, ये जो चिपकते नहीं है, सिकुड़ते नहीं और चिपकते नहीं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो गया। ठीक, यहां से इतना ही हो गया। दूसरा, अब ये है श्वास नली, आगे चल के इसके जो आगे वाला जो भाग होता है उसको ब्रोंकी बोलते हैं, कि आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये दिख रहा है, ये हो गया एक भाग और एक भाग ये हो गए, तो 2 भागों में बटा, क्या बोल दिए इसको? ब्रोंकी। लिख दे, ये हुआ ब्रोंकी। तो 2 भागों में ब्रोंकी हो गए। फिर ब्रोंकी आगे जाने के बाद कहां प्रवेश करता है? फेफड़ों में। तो अगला जो भाग हो गया हमारा क्या था? फेफड़ा था। हमने ट्रैकिया के बारे में देख लिया कि लैरिंग्स के आगे वाला जो भाग है उसे श्वसन नली या ट्रैकिया कहा जाता है। अब ट्रैकिया की जो लंबाई है वो हमने देख लिया कि 10 से 10 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। फिर हमने ये देखा कि ये जो कार्टिलेज की बनी होती है उस कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, इसीलिए ये सिकुड़ती या चिपकती नहीं है। बाद में यही ट्रैकिया आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाता है। इन भागों को ब्रोंकाई कहा जाता है ट्रैकिया का। ठीक है, तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फेफड़े और लैरिंग्स के बीच में जो पाया जाने वाला भाग हो गया। क्लियर यहां से? दूसरा, अब इसके बाद आगे अपन चलते हैं। इसके बाद में अपन सीधा पहुंचते हैं फेफड़ों के बारे में। सबसे अच्छा जो टॉपिक या लास्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं फेफड़ा या लंग्स, जो 5वां भाग है। फेफड़े में देखो, अब ये जो ब्रोंकी थी बाद में जाके सब ब्रोंकीज में कुल मिला के ये बढ़ गई। ठीक है,
तो अब इसके बारे में अपन बाहर से बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन दो भागों की होती है। पहला तो ये है कि ये जो फेफड़े होते हैं हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, डायाफ्राम में, चेस्ट में बीच में स्थिर होता है। दाएं तरफ 2 रिब्स और यहाँ बाएं तरफ 3 रिब्स, मतलब रिब्स के बीच में होते हैं, कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं। अब इसके बाद इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको बाहरी आघातों से, बाहरी एक्सीडेंट से बचाता है। जैसे हार्ट में होता था पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, उसी तरीके से इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसे कहा जाता है प्लूरा। क्या कहा जाता है? प्लूरा, PLURA, प्लूरा, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है। अब अंदर वाली परत और बाहर वाले परत के बीच में एक लिक्विड भी होता है, उसको जो नाम दिया गया है प्लूरा लिक्विड, इसको बोला जाता है, यहां पे लिख लेते हैं प्लूरा लिक्विड, जो आंतरिक आघातों से इसको बचाता है। ठीक है। अब ये जो है इन दोनों के बीच में, मतलब जहां पे ये कैविटी बनती है दोनों फेफड़ों के बीच में, उसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी, जहां पर प्लूरल फ्लूइड जो है वो भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड का क्या मतलब होता है? प्लूरल फ्लूइड जो है आपस के जो घर्षण है, फ्रिक्शन, उसमें से बचाने का काम ये करता है। अब ये है कि जो इसमें पसलियां पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में, फेफड़ों में, तो 3 पसलियां जो होती हैं दाईं तरफ होती है। चलो पसलियां कोई बना दें। ये हो गया 1 2 3, जैसे 6 जो बोलते हो। बाईं तरफ 2 पसलियों के बीच में ये उपस्थित होता है। इन दोनों के बीच में एक खांचे होते हैं, जहां पे क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक, ये हार्ट हो गया। अब आगे जो है फेफड़ों में, फेफड़े जो है, ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोल में टूटा, आगे वाले भाग को ब्रोंकियोल कह दिए। उसमें छोटे छोटे अंडाकार गोलाकार संरचना होते हैं। देखिए ब्लैक कलर से ये है, इसमें दिख रहे होंगे डायग्राम में। इनको बोला जाता है एल्वियोली। क्या बोला जाता है? एल्वियोली, ALVIOLI, एल्वियोली, या हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठ, हिंदी में भी लिख देते हैं वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो होता है, इनकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। सबसे अच्छी बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है क्वेश्चन निकलता है, 300 मिलियन इसके ओव्यूल के जो संरचना होती है 300 मिलियन के आसपास होता है। मतलब कि हमारा जो स्किन, जो चमड़ी है, चमड़ी को देखे जाए तो चमड़ी 1.6 मिलियन के आसपास होता है, 1.6 मीटर स्क्वायर मिलियन के आसपास पाई जाती है। लेकिन ये जो चेम्बर है ये कुल मिला के कितने होते हैं? 300 मिलियन। मतलब हमारी स्किन को अगर बिछा दिया जाए और इस एल्वियोलाई को खोल के बिछा दिया जाए तो कुल मिलाकर के ये 40 गुना ज्यादा बड़ा होता है, स्पेस घेरता है। ये समझ में हुआ या क्लियर हुआ? अब उसके बाद जो इसके फैक्ट है कि यहीं से ही जो एल्वियोली होता है, यहीं से ही और हार्ट के बीच में कनेक्शन होता है, जहां पे ब्लड चेंज किया जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो शरीर का जो पूरा टेम्परेचर होता है, उसका जो मेंटेनेंस का जो काम होता है पूरे शरीर में, वो फेफड़ों का ही होता है। फेफड़ा ही पूरे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और फेफड़े के अंदर जो एल्वियोली वायु कोष्ठ होते हैं खास करके यही करते हैं। आगे हम जानेंगे कि मतलब पहाड़ों पे जाने से या ठंडी जगह जाने से क्या इफेक्ट होता है, वो बाद में जानेंगे। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये निकलता है कि जो वायु तो आ गई शरीर से वायु आने के बाद जो एक्सचेंज होते हैं, तो एक्सचेंज करने के लिए इसमें फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा होते हैं। किसमें? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, जो हार्ट और फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। तो फुफ्फुस धमनी, देखो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ही इकलौती, या पल्मोनरी धमनी इकलौती ऐसी धमनी है जहां पे अशुद्ध रक्त बहता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल आता है। और फुफ्फुस जो सिरा होती है वहां पे हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल आया। आगे जो इसके बाद में अपन ये भी बता सकते हैं कि फेफड़े द्वारा जो शुद्ध ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो फुफ्फुस सिरा वापस लेके हृदय के जो बाईं ओर होती है हार्ट में, वहां पे जाती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े डायफ्राम के बारे में। देखो एल्वियोली हो गई यहाँ पे संरचना में। फेफड़े में हमने ये देख लिया ओवरऑल
कि भाई फेफड़े की ऊपरी परत जो होती है उसे प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे प्लूरल लिक्विड कहा गया है। हमने फिर उसके बाद ये भी पढ़ लिया कि दाईं तरफ 3 जो है रिब्स या लोब्स जिसे पसलियां कहते हैं पाई जाती है और बाईं तरफ 2 होती है। इनके बीच एक खांचा होता है जहां पे फेफड़े उपस्थित होते हैं जिसे प्लूरल कैविटी भी कह सकते हैं। प्लूरल कैविटी होता है। फेफड़ों के बीच में एल्वियोली होती है। इसमें यह फेफड़ा जो है पूरे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। फेफड़े में जो इसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी अपन कह सकते हैं वो होता है एल्वियोली, जो पूरे टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है और हार्ट के साथ एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को देता है और जो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है ऊपर से। दूसरा ये है कि फेफड़े को पूरे श्वसन तंत्र के सिस्टम का चूसण यंत्र या सक्शन अंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन आती है हमारे शरीर के अंदर एल्वियोली तक, वो फेफड़ा ही चूसने का काम करता है, जो ब्लड में चेंजेस करते हैं। ये क्लियर हो गया। आगे अब अपन बढ़ देते हैं फेफड़ों के बाद डायाफ्राम के बारे में। ठीक है, आराम से पूरे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे एग्जाम की दृष्टि से। आते हैं डायाफ्राम को। देखो, डायाफ्राम में ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है ज्यादातर। डायाफ्राम कुल मिलाकर एक मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जहां पर ये सारे जितने भी अंग है श्वसन के वो स्थिर रहता है। हम स्तनधारियों की पहचान है कुल मिलाकर ये डायाफ्राम। अगर डायाफ्राम स्तनधारियों में नहीं होगा तो ये पार्ट सही तरीके से मेंटेन नहीं होगा। इसीलिए डायाफ्राम को हम जो स्तनधारी जीव हैं उनमें जो बोला जाता है फंडामेंटल फीचर, ठीक है, डायाफ्राम को बोल दिया गया। डायाफ्राम जो होता है डोम आकार का होता है, गुंबद के आकार का। भाई ऐसे ना होता डायाफ्राम, ये रिब्स में ऐसा, ये बीच वाली ये, तो कुल मिला के कैविटी बनती है जो डोम के आकार का पाया जाता है। जैसे थैलों में होता है तो डोम के आकार का हो गया। ये मसल से बना होता है जिसको हमने पहले वीडियो में भी पढ़ चुका है, पहले लेक्चर में इंटरकोस्टल मसल में हमने पढ़ा था। इसमें ये जो कैविटी में ये उपस्थित होता है, चेस्ट में कैविटी पाई जाती है जिसको बोला जाता है थोरेसिस कैविटी। उस कैविटी में ये इकट्ठा होता है। बाहर की तरफ ये मतलब छत का काम करता है कुल मिला के, और पीछे की तरफ वाली जो मसल्स होती है वो फ्लोर या फर्श का काम करती है। यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है, एब्डोमिनल कैविटी जिसको पीछे वाली कैविटी को कहते हैं। ठीक, अपन अब इसमें एक फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, श्वसन का नियमन। श्वसन के नियमन में जानने का कुछ भी नहीं है फैक्ट में, कि भाई श्वसन के नियमन में ये है कि एक अच्छा या एक स्वस्थ जो मनुष्य है उसमें हार्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि लगभग हमारा जो हार्ट है 72 से 75 बार हमारी हार्ट बीट धड़कती है। लेकिन जब सांस की बारी आती है तो लगभग 12 से 15 के बारे में होता है। बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्ट बीट हमेशा ज्यादा होती है, तो 40 के करीबन तक वो पहुंच जाती है। एग्जाम में ऐसा कोई इतना ज्यादा खास पूछता नहीं है। ये हो गया, ठीक है। और इसमें ये भी फैक्ट बन सकता है कि जो ब्रीथिंग होती है, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये लगभग 2 सेकेंड लगते हैं छोड़ना और शरीर में ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई। इन सब का जो मेंटेनेंस का काम होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मास्टर जो ग्रंथि जो होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, प्यूस ग्लैंड। तो प्यूस ग्लैंड या ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग है जो इन सारी प्रोसेस को नियंत्रण करता है, रेगुलेट करता है? तो रेगुलेट करने वाला जो है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये शब्द जरूर कर लीजिएगा कि इन शब्द को जो ब्रेन का एक भाग है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ये ब्रेन का जो भाग है जो श्वसन तंत्र के पूरी प्रोसेस को नियंत्रण करता है। कैसे? मान लो अब हमने सांस लिया, अब सांस लेकर के रोक लिए सांस कुछ देर तक, अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हमारा जो ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा जो पार्ट्स है वो उसे सिग्नल देगा कि भाई छोड़ दे अब सांस वरना मर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ये मेडुला ऑब्लांगेटा से पूरी तरीके से नियमन या रेगुलेट होती है। क्लियर? मैंने अभी चर्चा किया था आपसे कि ऊंचाई किस समय के बारे में, कि हम ऊंचाई में जाते हैं तो सांस के बारे में मैंने बताया था एल्वियोली में, तो इसका डिस्कशन भी कर लें, यहीं पे पूरा खत्म कर लेते हैं। ठीक है,
ऊंचाई के बारे में, हाइट और श्वसन का क्या संबंध है, हाइट और श्वसन का हमारा संबंध ये भी देख ले। मानव का श्वसन जो है, देखो हाइट में जाने से हमेशा जो सांस होती है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती, कहते हैं ना कि हमारी सीढ़ी चढ़ते 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 सांस फूल गई। ऐसा क्यों होता है? जब हम ऊंचाई में जाते हैं एक निश्चित दूरी को तय करने के बाद, तो ऊंचाई में हमेशा ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कम होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा या डेंसिटी वो वहां पे कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने के कारण हमारी सांस बढ़ती है। अब सांस तो बढ़ गई, अब सांस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड है, चलो शरीर का ब्लड मान लो कि ये हमारी जो वेसल्स है, वेसल में बहने वाला जो ये ब्लड है, ब्लड में हमारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मतलब दूर दूर कुल मिला के ऑक्सीजन हो जाते हैं। पहले ऑक्सीजन कुछ ऐसे था घना, लेकिन अब दूर दूर होने लगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है ऊंचाई के साथ साथ। तो इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया गया है साइंस में, उसे कहा गया है हाइपोक्सिया। क्या कहा गया है? नोट कर लो, इस प्रोसेस को कहा गया है हाइपोक्सिया। किसको? ऑक्सीजन की कमी को। किसमें? रक्त में। किसमें? ब्लड में। कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम है, उसकी वजह से अगर सांस बढ़ रही है या फूल रही है, उस स्टेज को कहा जाता है हाइपोक्सिया। क्लियर हुआ? अब मान लो कि चलो ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो कम हो गई, अब उसको मेंटेन करने का कुछ ना कुछ तो काम कोई ना कोई तो भरपाई करेगा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है किसी ना किसी को तो सिग्नल देगा ना कि भैया वहां पे ऑक्सीजन कम हो गई है, उसको जाके मेंटेन कर लो। तो वो जो मेंटेनेंस का काम होता है वो करता है ब्लड। और ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी क्या करती है, उतने उस समय अपने आप को जो है डबल करने की कोशिश करती है, खुद प्रोड्यूस करती है। तो ब्लड में आरबीसी की संख्या उस समय पे बढ़ने लगती है, और नाक इसीलिए लाल वगैरह जो दिखाई देता है कलर, सेम रीजन। दूसरा ये है कि और जो ऊंचाई जाते हैं जहां पर, तो अधिक जो ठंडापन होता है, जो बर्फीले क्षेत्र है, आप अगर वहां पे गौर करेंगे तो वहां पे जो लोगों की जो नाक होती है ना, थोड़ी सी लंबी टाइप की सकरी दिखाई देगी। उसकी वजह ये है कि अगर ठंडी जो ऑक्सीजन अगर हमारे फेफड़ों में चली गई, तो हमारे जो एल्वियोली जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होने का भी टेंशन होता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम कौन करता है? अपना हार्ट बोलो, फेफड़ों का काम होता है। तो अगर ज्यादा ठंडी हवा हमारे शरीर में गई तो दिक्कत हो जाएगी, वहां पर डैमेज या कोई ना कोई बीमारी हो, नुकसान होंगे, यहाँ पे क्रैक वगैरह भी हो सकते हैं। तो अब ये जो है मैं जो बात कर रहा था कि जो ठंडे समय में बढ़ती है, मतलब जो नाक जो है थोड़ा सी सकरी होती है, जिससे चैम्बर थोड़ा सा जो सकरा हो जाएगा, तो हवा जब फ्रिक्शन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म हो जाती है, जो फेफड़ों के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाने में सहायता कर देती है कि नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक, यहां से कुल मिला के ऊंचाई से इतने ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो है हम श्वसन की बीमारियों के बारे में बात कर लें, जो लास्ट टॉपिक है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, वैसे श्वसन से संबंधित मुख्यतः 4 से 5 ही बीमारी होती है नॉर्मल, जो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से? इसको अपन विकार, हिंदी वालों के लिए हिंदी से लिख देते हैं विकार, या और इंग्लिश वालों के लिए लिख देते हैं डिसीज, बीमारियां जिसको बोलते हैं श्वसन से संबंधित बीमारी। तो ये बीमारी लगभग कितनी होती है? 5 से 6 बीमारियां ही होती हैं लगभग। हमने इनमें से आप लोग सभी कॉमन जानते होंगे 2-3 बीमारी, कि बच्चे को न्यूमोनिया हो गया है, आप ये भी देखे होंगे कि अस्थमा हो गया है, और बहुत लोगों को ये भी सुना होगा रियल केस में ब्रोंकिस्ट भी हो गया, तो ब्रोंकेसाइट बोलते हैं। तो इन बीमारियों के बारे में आपने सुना है, लेकिन 2 और भी बीमारियां हैं, जिसको एक बोला जाता है एम्फेसिमा, और एक वर्ड जो होता है जो लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में वहां पे पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? व्यावसायिक श्वसन रोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। ये होता है। तो अपन इन 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले, मैं नाम भी लिख देता हूं, नाम नोट कर लो, और उसके बारे में से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये है क्या और कौन से अंग को प्रभावित करता है, क्योंकि यहां से पूछता है कि ये बीमारी किस अंग में पाई जाती है। तो पहला अपन बात कर ले अस्थमा के बारे में, दूसरा अपन बात कर लेंगे न्यूमोनिया के बारे में,
तीसरा अपन बात कर लेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। चौथा बात कर लेंगे एम्फेसीमा के बारे में। और पांचवा जो अपन बात करेंगे वो व्यावसायिक श्वसन डिसीज या बीमारी, अपन हिंदी में लिख देते हैं, समझना है कोई वो तो है नहीं तो अपन इसमें बात कर लेते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाइटिस जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कि भाई कहां पे और क्या चीज पाई जाती है। अस्थमा की बात करें कि अस्थमा के जो अंग होते हैं, यहाँ पे अंग भी लिख देते हैं कि कौन से अंग में ये पाए जाते हैं। अस्थमा की अगर अपन बात कर ले तो जो फेफड़ों में जो ब्रोंकाइटिस होती है, ये जो ब्रोंकाइटिस होगी ना, जो ट्रैकिया जब खुलते हैं तो इस भाग को अपन बोलते हैं ना ब्रोंकी, तो यहाँ पे पाई जाती हैं अस्थमा के रोगी। यहाँ पे कुल मिला के नमी वगैरह जो पाई जाती है उस वजह से ये अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत जाती है। या इसके बाद अपन आगे भी जो सब भाग हैं इसके ब्रोंकियोल्स जिसको बोल सकते हैं, कुल मिला के अपन कहां पे बात कर रहे हैं, एल्वियोली के ऊपर और ट्रैकिया के नीचे, यहां पर जो डिसीज पाया जाता है उसको बोलते हैं अस्थमा। किसको? ब्रोंकियोली में, ठीक है ना, ब्रोंकियोली में पाया जाता है अस्थमा, ध्यान रखिएगा। न्यूमोनिया की अगर बात करें तो न्यूमोनिया में क्या होता है कि शरीर में थोड़ा बहुत जो बच्चे जो होते हैं उनको सांस लेने में जो तकलीफ होती है, तो एक जो वायरस होता है जीवाणु, वायरस नहीं, जीवाणु, तो जो जीवाणु होता है उसकी वजह से खास करके ये रोग देखने को मिलता है। किसमें? जो एल्वियोली है ना, एल्वियोली के जो जिसको हिंदी में कह सकते हैं वायु कोश के एयर से, इसमें ये बीमारी खास करके पाई जाती है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम से एक जो जीवाणु पाया जाता है, तो उसकी वजह से ये पाया जाता है न्यूमोनिया का, ठीक है। तो अपन इसको लिख दें वायु से या एयर से कह दें इसको, एयर से या वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ को ये प्रभावित करता है और इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। इसकी वजह से ये बीमारी या डिसीज जो होता है इसमें एयर से या वायु कोष में पाया जाता है। हमने दो चीजों को देख लिया। अब तीसरा जो अपन बात कर ले एम्फेसीमा के बारे में कि एम्फेसीमा में क्या होता है और एम्फेसीमा होता किसके लिए ये भी बता दो। एम्फेसीमा जो एल्वियोली है ना, एल्वियोली ये जो अंडाकार जो संरचना है उसमें थोड़ा बहुत क्रेक आ जाते हैं। कुल मिला के ये जो एल्वियोली है उसमें क्रेक आने लगते हैं अंडाकार संरचना में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं करता। खास करके ये उनके ऊपर होता है जो धूम्रपान करते हैं, खास करके बीड़ी सिगरेट पीने वालों को जो दिक्कत होती है, खांसी की, सांस लेने की तकलीफ, वो यहाँ से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि जो अंग प्रभावित होने वाला है वो क्या होता है, वायु कोष्ठ। इंग्लिश में लिख देते हैं एल्वियोली, एल्वियोली है और किसकी वजह से होता है, धूम्रपान, इसलिए कहते हैं धूम्रपान निषेध, ठीक है। सॉरी ब्रोंकाइटिस नहीं, ये नीचे आएगा एम्फेसीमा में, एल्वियोली, इसकी वजह से होगा धूम्रपान, ठीक। ब्रोंकाइटिस और व्यावसायिक श्वसन के बारे में बात कर ले तो ये जो व्यावसायिक श्वसन है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है भाई, उसमें कोई ये जो नहीं है कि श्वसन नली में नहीं होगी, ट्रैकिया में नहीं होगी, एल्वियोली में नहीं होगी, कहीं पे भी हो सकता है। जो मेन रीजन है इसका कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जो पत्थर वगैरह जहाँ पे पाउडर बनता है, ऐसी कंपनियों में जो काम करता है, या मान लो सीमेंट की कोई कंपनी में ही काम कर रहा है, या मान लो कोई आटा की चक्की में ही कोई मजदूर पिसाई का काम करता है, तो कंटिन्यू जो उसके संपर्क में या उससे जो डस्ट हमारे शरीर में या उनके शरीर में जाता है, उससे जो बीमारी होती है सांस वाली, उसको बोला जाता है व्यावसायिक श्वसन बीमारी, ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी जो इसको बोलते हैं डिसीज बोला जाता है। ये हो गया। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस
जो ब्रोंकाइटिस वाली जो बात हो गई, तो ब्रोंकाइटिस में जो श्वसन नली है, ये हो गई अपनी श्वसन नली। तो श्वसन नली में हमेशा ये जो सांस लेने की जो दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, एक जैसे अल्सर में जलन होती है ना, खट्टी डकार वगैरह की, उसी तरीके से ब्रोंकाइटिस में किसी कारणवश या ट्रैकिया या श्वसन नली है उसमें जलन या सूजन कोई भी रीजन से आए, क्योंकि हमारे शरीर में देखो केमिकल रिएक्शन भी होते हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारे होते हैं, हो सकता है उसकी वजह से, या हो सकता है कि बाहर से कुछ खाने की वजह से, या किसी भी कारणवश से, तो ये किस में होगा, श्वसन नली में। तो श्वसन नली में अगर डिसीज उत्पन्न हो रहा है, श्वसन नली में सूजन अगर आ गई, तो सूजन और जलन ये महसूस होती है, तो उसे बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। नाम ही हो रहा है ना, ये ब्रोंकाइटिस, ये अपन ने ब्रोंकाइटिस या ट्रैकिया में जो था। तो कुल मिला के श्वसन नली में अगर सूजन आ गई और उससे सांस लेने में तकलीफ या डिसीज होती है, उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पांचों चीजें क्लियर हो गई। फटाफट अब पांचों चीजों को अपन रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर लो भाई, ठीक है, इसको कर लो। अब फटाफट अपन डायग्राम से एक बार समझ ले। देखो हमने दो डायग्राम बनाया था, पहले पार्ट में हमने श्वसन तंत्र के बारे में बता दिया था, परिभाषा बता दी थी, श्वसन तंत्र के स्टेप हमने बता दिया था, हमने ये भी दिखा दिया था कि प्रकार कौन से थे, ब्रीथिंग के बारे में बता दिया था, निश्वसन, इनपायरेशन, एक्सपायरेशन, इन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। हमने इस वाले भाग में हमने दो डायग्राम बनाया, एक डायग्राम में बनाया किताबी भाषाओं में जो जो लिखा था हमने उसको उसमें अप्लाई करने की कोशिश की, एक में हम साथ साथ कदम से कदम चलते गए किताबी भाषाओं को अप्लाई करने के लिए। हमने पहले देखा कि श्वसन तंत्र के भाई भाग होते हैं, 5 भाग मुख्य होते हैं, बाकी सहायक भाग होते हैं। 5 भाग में हमने देख लिया था नाक के बारे में, नाक के बारे में हमने नाक के पार्ट्स, चैम्बर, हमने इनके बारे में देख लिया। उसके बाद में हमने देखा दूसरा भाग फेरिंग्स के बारे में, कि श्वसन तंत्र का जो सेकंड वाला भाग नोजल के बाद ये फेरिंग्स का हो गया, और यही जो भाग है जो श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र दोनों में काम आता है। उसके बाद हमने देख लिया था तीसरा भाग लेरिंग्स, चौथा भाग हमने पढ़ लिया था श्वसन नली या ट्रैकिया के बारे में, पांचवा भाग हमने पढ़ा फेफड़े के बारे में। हमने एग्जाम की दृष्टि से हमने देखा कि इसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। हमने फिर इसमें देखा एपिग्लोटिस जो होती है लेरिंग्स में पाया जाता है। फिर हमने ये भी इसमें देख लिया था कि ये जो होती है एक सॉफ्ट जो कार्टिलेज से बनी होती है, इनकी संख्या जो होती है 9 होती है। सिकुड़ता क्यों नहीं, हमने इसके बारे में ये बात किया। ऊंचाई में जाने पर क्या होता है, हमने ये भी देख लिया था। उसके बाद हमने देखा कि फेफड़े के ऊपर की जो परत है उसको प्लूरा कहा जाता है, दोनों के बीच में एक कैविटी बनती है, प्लूरल कैविटी उसको कहा गया। फिर हमने ये देखा साथ में कि प्लूरल कैविटी तो है ये घर्षण से उसको बचाती है। इसके बाद हमने ये देखा कि प्लूरा के ऊपर एक मेम्ब्रेन, जो प्लूरा मेम्ब्रेन है वो प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि इसके जो सब पार्ट है ब्रोंकियोल्स हो गए और वायु सेक जो 3 में होते हैं, 300 मिलियन इसकी संख्या भी हमने देख ली। उसके बाद जो हमने इसकी बात की कि इसको पूरा ऑपरेट मतलब पूरे शरीर का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है कौन करता है, हार्ट बोल रहा हूँ, फेफड़े करते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो एल्वियोली होता है वो पूरे श्वसन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यही जो है वायु को आदान प्रदान हार्ट और फेफड़ों के बीच में करवाती है। ठीक, फिर हमने देखा कि जो पूरे जो श्वसन तंत्र है उसको जो मेंटेन करने का जो काम होती है मास्टर ग्लैंड की उस ग्रंथि से मेडुला ऑब्लांगेटा का काम करता है। फिर हमने देखा कि अगर ऊंचाई की में हम जाते हैं तो जो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हुई थी उसको बढ़ाने का जो काम करता है, बढ़ाने का काम कौन करता है, आरबीसी, वो बढ़ाने का काम करता है। ये चीजें हमने रखी। फिर हमने देखा क्या किसके बारे में, उसके डिसीज के बारे में कि भाई 5 डिसीज हो गए। पहला डिसीज हमने देख लिया था अस्थमा के बारे में। अब प्रभावित होने वाला जो अंग है हमने देखा उसमें कि जो ब्रोंकियोली होता है, अस्थमा हमेशा यहाँ पे कहीं पे पाया जाता है ट्रेकिया के नीचे। फिर हमने देखा दूसरा जो डिसीज है इसमें न्यूमोनिया है, तीसरा ब्रोंकाइटिस है, चौथा एम्फोसिस है और पांचवा व्यावसायिक है। न्यूमोनिया जो होता है बच्चों में एक जीवाणु होती है स्पेट्रेकोकस जीवाणु, उसकी वजह से जो एयर से क्या एल्वियोली में होता है। उसके बाद हमने देखा एम्फोसीमा का कि धूमपान की वजह से होता है, एल्वियोली में पाया जाता है, इसमें क्रैक वगैरह आ जाते हैं धूमपान की वजह से। फिर हमने देखा लास्ट में कि व्यावसायिक श्वसन बीमारी खास करके उन लोगों में होते हैं जो पत्थर मिल या आटे मिल में काम करते हैं, जहां पे डस्ट जो होता है वो उड़ता है, डस्ट उड़ता है।
इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो गए पूरे। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और जो संभावित है कि आएंगे, तो इसका भी आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगी या लिंक में देख लीजिएगा। और आप लोग जो है टेस्ट जो होंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है टेस्ट लेंगे तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। भागना नहीं है, आराम से करना है, तैयारी करना है। एक बार नहीं, धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा बनता है। हमने कईयों को देखा है भाई, एक बार में एग्जाम में क्लियर नहीं होता है। कईयों ने 19 20 बार में जो है एग्जाम क्लियर करते हैं, तब जाके ये सारी चीजें होती है। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है किसी का सेकंड हो, किसी का थर्ड होगा। छोड़ना नहीं है, सब्र के साथ में कंटिन्यू मेहनत करो, एक नोट्स के साथ काम करो। और सबसे अच्छी बात है, स्टडी 365 की जितनी भी टीम है खुद बढ़ती है, उसके बाद में आकर के तुम लोग को बताती है। हम लोग खुद ही जो है एग्जाम भी देते हैं और एग्जाम में जो है एनालाइज करते हैं कि क्या कैसा हो सकता है। बस कदम से कदम मिला के चलो, आगे चलते रहेंगे और इसी तरीके से कदम से कदम मिला के एग्जाम भी देंगे। और एक दिन वो आएगा जब आप भी एक अच्छे मुकाम में होंगे। सब लोगों के लिए मैं विश करता हूँ कि आप आगे चल के एक अच्छे मुकाम पे हों। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।